हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि विलियन। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। काफी सारे टॉपिक जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलालिटी, पार्ट्स पर बिलियन के अलावा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स। साथ ही कि सॉल्यूशन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। साथ ही हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं? जैसे कि हमने पढ़ा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर पे या किसी और चीज पे। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उसे क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या कहा था कि हमारे पास चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। पहली, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगला, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और अगला लास्ट प्रॉपर्टी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें अब पढ़नी है। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूट है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, दो सॉल्यूशन है, एक में हमारे पास क्या है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, एक क्या हमारे पास सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, और एक के पास क्या है, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट में कोई क्या है, सॉल्यूट हमने डाल दिया है। तो हम क्या बताते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे? उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उससे जिसमें क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट तो है लेकिन सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? हमने क्या कहा था कि P0A इज ग्रेटर देन, क्या कहा था कि P0A यानी कि विच इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A is greater than, या which is pure vapor pressure of solvent is greater than vapor pressure of solution। अब सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन, जिसमें क्या है, हमारा सॉल्वेंट तो है, कैसा सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल, लेकिन साथ ही क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जैसे हम कह दें NaCl। तो इसका जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा, कम होगा हमारे प्योर वेपर प्रेशर से। तो यहाँ पर क्या होती है, लोअरिंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर में क्या हो जाती है, लोअरिंग होती है, यानी कि कम वेपर प्रेशर होता है। और जब हम इसको रिलेट करते हैं प्योर वेपर प्रेशर से, तो उसी को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये था हमारा पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि हमने पढ़ी कि क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके हमने क्या किया थे, इस तरीके से हमने इसको डिराइव भी कर लिया था। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने डिस्कस किया था, इसमें क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर से रिलेटेड कि कैसे जो है हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताएंगे। अगर हमें प्योर वेपर प्रेशर बताना है या वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का बताना है, तो किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए क्वेश्चन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी, अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जहां पर हमने क्या बोला था, देखो एक बार इसको फिर से हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट या किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, किसी का भी वेपर प्रेशर इज इक्वल
टू वेपर प्रेशर is equal to the atmospheric pressure which is 1 atm। यानी कि जहां पर वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा 1 atm, यानी कि 760 mmHg, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कहा, सॉरी उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। अब देखो जैसे कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने H2O लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। हम क्यों कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, कह रहे हैं कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसा क्यों, हमने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस ही इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बॉइल तो ये 20 डिग्री पे भी होगा, 30 डिग्री पे भी होगा, 70 डिग्री पे भी होगा और 99 डिग्री पे भी बॉयल होगा, है ना। बॉयल तो ये क्या होगा, इन सभी टेम्परेचर्स में बॉयल होगा। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसकी जो वेपर्स बनी है उनका जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम कहते हैं पी एक्सटर्नल, या हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम कहें 1 atm के बराबर होता है इस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। अब हमारा बात यहाँ पर है 99 डिग्री, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये बॉयल तो हो रहा है लेकिन इसे हम क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे। या 101 डिग्री, यहाँ पर भी तो और ज्यादा बॉईल हो रहे हैं लेकिन इसे भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो इसको 1 atm तक जाने के लिए 1 डिग्री और चाहिए, जब ये 100 डिग्री होगा तब जाके ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पर दो चीजें हम देख रहे हैं। ठीक, अगर हम इसमें कुछ डाल देते हैं और जो वाटर का टेम्परेचर है वो 99 डिग्री हो जाता है, ठीक है, अगर जो हमारे पास वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है 99 डिग्री है, ठीक, तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या करें, इसका इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्वेंट है उसका टेम्परेचर, उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर और ज्यादा हीट देनी पड़ती है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलो तो इतनी बात तो हम समझ गए कि जहां पर वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, या 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब दूसरी चीज हम कह रहे हैं कि हमने कोई सॉल्यूशन लिया किसी बीकर में, सेम बीकर में एक और सॉल्यूशन लिया। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, कोई प्योर सॉल्वेंट लिया, तो क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। इस पे क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। इसका वेपर प्रेशर अगर हम कह रहे हैं कितना है 1 है, और किसके बराबर आ रहा है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा है। तो यही क्या हो गया, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो जिस टेम्परेचर पे हम इसको हीट कर रहे हैं इसको भी हम सेम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। हमारा बात, अगर हम इसको जो है 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं और इसको भी क्या कर रहे हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, ठीक, दोनों में क्या हमारा सॉल्वेंट सेम है, दोनों में ही क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट ए है, इसमें भी क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट ए है, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, दोनों में ही प्योर सॉल्वेंट ए है, दोनों में ही टेम्परेचर सेम है, ठीक है, दोनों में ही, ठीक, यानी कि दोनों चीजें क्या है, दोनों में सेम है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा वेपर प्रेशर भी। ठीक, अब वेपर प्रेशर हमने पढ़ा है पहले भी कि वेपर प्रेशर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है, वेपर प्रेशर वॉल्यूम से कोई, अगर सेम ही हमारे पास लिक्विड है तो वेपर प्रेशर का वॉल्यूम से कोई 10 ml या 100 ml, ठीक है, वेपर प्रेशर सेम ही होगा। चलो तो बच्चों, तो हमने कहा यहाँ पर वेपर प्रेशर बन रहा है 1, तो यहाँ पर भी वेपर प्रेशर क्या होगा 1, यहाँ पर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू 1, 1 के बराबर होगा वेपर प्रेशर। लेकिन अब हमने इस प्योर सॉल्व, अब हम कह रहे हैं इसका जो ये वेपर प्रेशर है ये 1 atm के बराबर है, यानी कि
अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे बॉईल कर रहे हैं और तब इसके जो वेपर बन रहे हैं उसका जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर है। यानी कि ये जो हमने लिया है पूरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। सिंपल, ठीक है, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। चलो इतनी बात तो हमें आगे समझ। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी सेम है, 1 है, 1 पे हमारे क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। किसके बराबर? 1 atm के बराबर हो रहा है। ये वेपर प्रेशर जो है एक एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ रही है। लेकिन अगर हम इसमें क्या डाल दें? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी अगर हम इसमें डाल दें, ठीक है, क्या डाल दें? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाल दें। अब क्या होगा? अब जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे कि उसका नाम है नॉन वॉलेटाइल, तो उसमें वेपर नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हम हीट यहाँ से 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ से हम क्या करें? जितनी हम हीट यहाँ से दे रहे हैं, कुछ हीट जो है वो जो हमने क्या डाला? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मान लो क्या है? NaCl है, सॉल्ट हमने डाला, ठीक। तो वो जो सॉल्ट के पार्टिकल हमने डाले, तो कुछ हीट क्या करेंगे? वो भी कंज्यूम करेंगे, कुछ हीट क्या करेंगे? वो भी इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे कुछ हीट का। तो यानी कि बची कुछ हीट से क्या बनेगा? वेपर प्रेशर। तो इससे हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा 0.7 से, ठीक है। वेपर प्रेशर कितना हो गया? 0.7 वेपर प्रेशर हो गया। सेम सॉल्वेंट है, लेकिन इस बार हमने क्या डाल दिया? इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है। अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि P0A ज्यादा होता है PS से, यानी कि जो प्योर वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होता है किसके? पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। वैसे यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिल करके क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। इसका जो वेपर प्रेशर है वो किससे कम है? इसका जो वेपर प्रेशर है इसके वेपर प्रेशर से कम है, ठीक। अब हम कह रहे हैं इसका वेपर प्रेशर 1 था तो ये 1 atm के बराबर हो रहा था, लेकिन अब इसका वेपर प्रेशर कम होके हो गया 0.7, ठीक। तो इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए, यानी कि एक फिक्स इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? इसके वेपर प्रेशर को हमें क्या करना है? 1 atm तक पहुंचाना है। तो कितनी जरूरत और है? 0.3 की जरूरत और है ना? 0.3 और हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हीट और देंगे, टेम्परेचर को 80 से बढ़ा देंगे, ठीक है। टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तब जाके किसके बराबर? इसके बराबर की वेपर ये बनाएगा, ठीक। इसके बराबर की वेपर बनाएगा, फिर जाके ये क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। फिर जाकर के ये क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। फिर वो कहलाया जाएगा पॉइंट। इसी को यही जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? एलिवेट हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स डालने से क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर हमारा कम हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? वहां पर हीट को इंक्रीज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, ताकि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो वही क्या कहलाता है? हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी को क्या कहेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर हम कहें ये जो बॉइलिंग पॉइंट था ये था TB नॉट, इसको कहें ये जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था ये था TB। तो यानी कि जो TB नॉट है वो क्या होगा? कम होगा TB से, है ना। हमने क्या किया? यहाँ पर बढ़ा दिया ना टेम्परेचर, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ा दिया। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या आएगा? अब ज्यादा आएगा, है ना। ये तो 80 डिग्री पे ही हो जा रहा था, लेकिन इसमें क्या किया हमने? हीट और बढ़ाई और टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो इस वजह से ये जो TB है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा TB नॉट से, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट, तो किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हमने सॉल्यूट डाला था, प्योर सॉल्वेंट डाला था, तो हम कह रहे हैं कि TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TB नॉट क्या है? प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमने कहा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा TB से डिनोट अगर करते हैं, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। TB की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी TB नॉट से, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसे ही क्या कहा जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया, जो TB नॉट था, जो हमारा प्योर क्या था? TB नॉट था,
ठीक है, यानी कि जो सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो कितना था 80 डिग्री। फिर हमने क्या किया, जब उसे सॉल्यूशन बनाया, जब उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। फिर हमने हीट डाली इसमें और इसके बॉइलिंग पॉइंट को इसका बॉइलिंग पॉइंट बनाने के लिए, यानी कि वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हम और हीट देंगे। ठीक, जब हम और हीट देंगे, लगभग हमने क्या कर दिया, इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट दे दी। ठीक, तो टीबी नॉट क्या होगा, यानी कि इसको कितने से हमने बढ़ाया, 20 डिग्री और हमने इसमें डाले, यानी कि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, टीबी कितना है हमारा 100 माइनस टीबी नॉट कितना था 80, तो कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो एलिवेशन हुआ वो कितने का हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन, 20 डिग्री सेल्सियस से क्या हुआ, ये बढ़ा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इतनी बात समझ में आ गई कैसे हम निकालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है हमारा फॉर्मूला, सॉरी ये तो हमारा फॉर्मूला है ही जब हमें डेल्टा टीवी निकालना हो। दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा पहला ये तो है ही, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, ये तो है ही। दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, पहले तो यही फॉर्मूला, पहले तो आप इसको ही नोट कर लो, पहले तो यही फॉर्मूला है, पहले तो इसको ही आप नोट कर लो। चलो, अगला फॉर्मूला क्या है, एक तो ये है ही, दूसरा हमने कहा क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी हम पढ़ चुके हैं पहले, जहां पर बच्चों टीवी क्या है, डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को बीपी नॉट लिख, क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा, कहीं बुक में ये यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी लिखा होगा, यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी लिखा होगा। और मोलैलिटी, मोलैलिटी तो हम जानते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी को स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ moles of solute upon mass of solvent in kg, इस तरीके से होता है। तो मोलैलिटी को हटा करके हम ये लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये भी लिख सकते हैं। यानी कि सिंपल फॉर्मूला तो हमारा यही है, टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, या हम कहें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कुछ भी एक हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं बच्चों जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे हम क्या करेंगे, आगे जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पर ये हमारे काम आएंगे। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लो, और ये क्या क्या है ये भी आप, इनके जो टर्म्स हैं इनको कैसे हमने लिखा है वो भी आप नोट कर लेना। चलो, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑन डिसॉल्विंग 6 ग्राम of glucose in 50 gram of water, then the boiling point elevates, then the boiling point elevates to 0.34 degrees Celsius. Calculate
Kb या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kb। तो Kb आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। देखो क्या क्या दिया गया है, हमें दिया है 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूट है ये, और बाकी ये क्या हमारा सॉल्वेंट, वाटर क्या होगा सॉल्वेंट ही, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला करके एक ग्लूकोज वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट ने क्या किया एलिवेट किया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ किससे 0.34 डिग्री सेल्सियस से। देखो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमने कहा कि टीबी नॉट है और टीबी है। टीबी अगर 100 है ना, या हम कहें टीबी अगर 80 है, ठीक है, जो हमारा टीबी अगर 80 है और टीबी नॉट 180 है ना। टीबी अगर 80 है और टीबी नॉट 180 है, या 100 मान लो, चलो इसको क्या मान ले 100 मान लेते हैं। तो हम क्या कहते थे कि जो डेल्टा टीबी है, यानी कि जो क्या है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेट हुआ, बढ़ा, इंक्रीज हुआ, वो कितने से हुआ, तो पहले 80 था, 20 डिग्री और बढ़ गया, तो हम कह रहे हैं कि 20 डिग्री क्या इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ कितने से 20 डिग्री से। अगर यहाँ पर हमारे पास 70 डिग्री है और यहाँ पर 100 डिग्री है, तो अब बॉइलिंग पॉइंट कितने से एलिवेट हुआ 30 डिग्री से एलिवेट हुआ। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि देन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट्स टू 0.34 डिग्री, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ 0.34 डिग्री, यानी कि डेल्टा टीबी की वैल्यू दी गई है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 0.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इतनी बात समझ में आई। डेल्टा टीबी हमें गिवन है। अब सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है वो लगा लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे आराम से। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा टी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैरिटी नहीं है बच्चों, मोलैलिटी है, तो मोलैरिटी मोलैलिटी में कंफ्यूज मत होना, ये कंसंट्रेशन टर्म्स हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक, चलो तो डेल्टा टीबी की तो वैल्यू दी है 0.34 इज इक्वल्स टू केबी, तो हमें फाइंड करना है, लिखा हुआ है साफ साफ कैलकुलेट केबी इनटू मोलैलिटी। क्या होता है मोलैलिटी को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं हमारे पास 6 ग्राम, और फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें केजी में लिखेंगे सॉल्वेंट का मास। ठीक, अब देखो बच्चों 0.34 तो हमें दिया हुआ है, के भी हमें निकालना है, इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं। देखो सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मास गिवन अपॉन मोलर मास, या मोलर मोलर मास। ठीक, अब मास कितना है हमारे पास, मास तो दिया है 6 ग्राम, और मोलर मास देखो कैसे निकालेंगे, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 ये दिया हुआ है, इसका मोलर मास निकालो, 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16, ये आएगा लगभग 6 लगभग 180 ग्राम। कितना आया, लगभग 180 ग्राम। 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 3 जा 18, 1/30, ये कितना आ रहा है लगभग 1/30। ठीक है, चलो तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1/30। और अगला है सॉल्वेंट का मास, अगला क्या है सॉल्वेंट का मास 50 ग्राम, क्या कर लेंगे 1/30 अपॉन सॉल्वेंट का मास कितना है 50 ग्राम, इसको केजी में रखना है तो अपॉन 1000 कर देंगे। ठीक, अब इस तरीके से यहाँ पर इस वैल्यू को ले जाओ तो क्या होता है अपॉन 0 से 0 कैंसल, 5 2 जा 10, 5 जा 15, ये आ गया लगभग 2/3। कितना आ गया 2/3, ये आ गया लगभग सॉल्व करके 2/2। अब केबी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, केबी इज इक्वल्स टू 0.34। देखो ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा,
3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं, जो टर्म्स कैंसिल होते हैं। 2 1 जा 2, 7 जा 14, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 के भी कितना आ गया हमारा 0.51। के बी की वैल्यू कितनी आ गई, के बी इज इक्वल टू 0.51। ठीक है, के बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.51। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहले हमें बस देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मूला में हमें वैल्यूज ही पुट करनी है, बाकी हमें पूरा आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसे। और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, वो क्या होगी, के, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। ठीक, चलो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अब ये प्रॉपर्टी तीसरी जो हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कर ली, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कर ली बच्चों, और तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये इसको हम डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहा जाएगा, ये भी सेम है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट है। यहां पर क्या होता है कि जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, सिंपल अगर हम कहें वो किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, इसे ही क्या कहेंगे हम, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जहां पर हमारा लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो इसे ही क्या कहेंगे हम, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलो पहला तो ये पॉइंट ये आप नोट कर लो कि व्हेन द फ्रीजिंग पॉइंट, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए तो इसको लिखेंगे कैसे हम, द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid solvent becomes equal to the vapor pressure of solid। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट हम कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बन जाएगा तो वो पॉइंट क्या हो गया हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ कि सेम जैसे बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, किसी सॉल्वेंट में क्या डाल दें, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दे, तो वहां पर क्या होगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आएगा, कमी आएगी। तो इसी डिक्रीज को क्या कहा जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ये तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, यानी कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो ये तो हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। फिर हम कह रहे हैं कि किसी प्योर सॉल्वेंट में हम क्या डाल दें, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसी डिक्रीज को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। बच्चों इसको आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में, वहां पर हम फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, और भी हम आगे जो हमारी अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बच जाती है उन्हें। चलिए तो मिलते हैं आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।